जी बिल्कुल। TYCH आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? टाइकी आपने सॉल्व करना था, देख लेते हैं इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जी मशीन आवर्स की समझ में नहीं आई, रिकॉर्डिंग ली है। ठीक है, तो आपने अब तक की सारी रिकॉर्डिंग्स ले ली हैं बच्चे? चलें, गुड हो गया। आप कहीं वही स्टूडेंट तो नहीं है जो टारगेट कर रहे थे कुछ, मतलब मैसेजेस भी वो करते थे कुछ कुछ अर्से के बाद, अब इतना कवर हो गया, इतना कवर हो गया, यू दैट स्टूडेंट? ओके ठीक है, चलें जनाब। तो टाइकी लिमिटेड, पहली बात तो ये कितने लोगों से पूरा प्रॉपर सॉल्व हो गया आराम से, और पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी? ठीक है, हो गया, जबरदस्त। कितने लोगों ने नहीं किया अटेम्प्ट? थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है अभी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस के अंदर? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर जो ये पूरा बेसिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग अभी हमारा रहता है, वो जो IRR और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो सारा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसी तरह से जो ब्रेक इवन एनालिसिस है और जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है, CVP एनालिसिस, वो भी सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ लॉजिक है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये पूरा सेक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सेगमेंट है। तो उसमें अब आगे जाके जब हम देखेंगे और जाके भी मेक करना है, बाय करना है, क्या करें, मैन्युफैक्चर करें खुद से, तो उसमें सारी की सारी आपके पास ज्यादातर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो रेलेवेंट कॉस्ट की आती है। ठीक है, चलें जी। टाइकी लिमिटेड में क्लास वर्क 11 में मटेरियल एक्स, अच्छा जी है ना, सभी मैं क्लास वर्क 13 स्टार्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, टाइकी लिमिटेड में मुझे जरा बताएं कहाँ पर है रिगार्डिंग मशीन आवर्स, कौन से पॉइंट में? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? नहीं, पॉइंट नंबर 4 तो ये है, फिक्स्ड ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 20 रुपीज 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। यहाँ पे मशीन आवर तो नहीं कह रहा। पॉइंट नंबर 4 में तो ये बात कह रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट, अच्छा इससे ऊपर वाला पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में वो क्या कहता है कि द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर एंड 30 मशीन आवर्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऑब्वियसली बात है, जो पूरा पॉइंट 3 में उसने लोअर और बोथ को रेलेवेंट क्यों लिया? ठीक है जनाब, देख लेते हैं। द स्किल्ड वर्कर्स आर पेड अ गारंटीड वेज ऑफ ₹20 per hour and the current spare capacity available with TL for such class of workers is 100 direct labor hours. However, additional labor hours may be obtained by either paying overtime at ₹23 or hiring temporary workers at 21 per hour। अच्छा जी, आप मुझे ये कह रहे हैं कि इसमें से हमने लोअर क्यों सिलेक्ट किया? पहली बात तो ये कि ये हमारा मेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, इन दोनों को हम अपनी जो मेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये तो उसका एक स्टेप है टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग दैट। ठीक है, हम इन दोनों में से अगर हायर सिलेक्ट कर देते हैं, पहली बात है कि वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आंसर नहीं आता, यानी कि हमारी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। रेलेवेंट कॉस्ट के लिए आपने हायर ऑफ द टू सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपके पास चीजें आती हैं। पहली बात तो ये, अब आपको मैंने ये बताया कि जी यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि current spare capacity available with TL for such class of workers is 100 direct labor hours. However, additional labor hours may be obtained by either। अच्छा, यहाँ पे तो पहली बात है कि उस तरह का कोई सिनेरियो बनता भी नहीं ना। आपके पास क्या हिसाब किताब है? एडिशनल लेबर आवर्स के लिए आप या तो उनको ओवर टाइम पे करेंगे, या फिर उनको हायर कर, टेम्पररी वर्कर्स को हायर करेंगे एट ₹21 पर आवर, और उनके साथ जो है वो एक एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर भी एक हायर करेंगे जिसको आपने 20 पर आवर पे करना है। ठीक है, अब आपने सिलेक्ट करना है इन दोनों में से। अगर आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेट बन के सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने ये दोनों ऑप्शंस अगर रख दी जाए, अगर दोनों ऑप्शंस रख दी जाए, तो आप मुझे बात बताएं, आप एडिशनल लेबर क्या करोगे? लोअर ऑफ द टू ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना, कि मुझे कम कॉस्टली क्या पड़ता है, मुझे स्पेशल ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, मुझे स्पेशल ऑर्डर फुलफिल करने के लिए क्या करना है, मुझे अब एक्स्ट्रा लेबर आवर्स भी चाहिए, है ना। मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी 100 की है, स्पेयर कैपेसिटी हमारे पास 100 की है, और बाकी जो है वो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि जो रिमेनिंग है उसके लिए आप इन दोनों ऑप्शन, अब आप एक सेट बन के सोचोगे ना, एक सेट बन के सोचोगे, तो मुझे बात बताओ इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? वट एवर ऑप्शन इज लेस कॉस्टली फॉर यू, दैट इज गोइंग टू बी, वो हमारी फिर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे अपने। लेबर के लिए क्या हिसाब किताब है? हाँ जी, बात समझ आ रही है? अब उनको गारंटीड वेज पे की जा रही है। ठीक है, गारंटीड वेज पे की जा रही है, तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो परमानेंट है ना। इज दैट क्लियर? तो जरा हम परमानेंट के उस पर आ जाते हैं, अपना जो हमारा फ्लो चार्ट था, ताकि उसमें हमें सारी चीजें हमारी आसानी उसमें सामने रहे। ठीक है, लेबर अगर आपका परमानेंट होता है, ठीक है, लेबर अगर आपका परमानेंट होता है, तो इस स्पेयर टाइम अवेलेबल, हाँ जी, क्या करेंगे? स्पेयर टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, जो हमारे पास जो हमें एक्स्ट्रा हायर करना है उसको उसका हम फोकस करें ना। ठीक है, जहाँ पे स्पेयर टाइम अवेलेबल है, यानी कि जो 100 लेबर आवर्स है, 100 डायरेक्ट लेबर आवर्स का सरप्लस मौजूद है ना, 100 लेबर आवर्स का सरप्लस मौजूद है। मुझे बात बताएं, टोटल आपको कितने चाहिए? 250 आवर्स चाहिए, जाके टोटल आपको 250 आवर्स चाहिए, जिनमें से 100 डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके पास सरप्लस है। इनके लिए तो आप ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हो, 20 पर आवर की आपको करनी है, तो 100 डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 0, है ना। अब बारी आती है रिमेनिंग 150 आवर्स की। रिमेनिंग 150 आवर्स के बारे में वो कह रहा है कि या तो हम ओवर टाइम के थ्रू हम उसको कर सकते हैं, या फिर हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय हायरिंग टेम्पररी वर्कर्स। तो आप मुझे खुद जरा सोच के बताएं, आप कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? एक्स्ट्रा टाइम भी हायर्ड में यू कैन आइदर गो फॉर ओवर टाइम और यू कैन गो फॉर कॉस्ट ऑफ हायरिंग। ये तो बात हमने पहले कभी पढ़ी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक क्या कहता है? विच ऑप्शन विल यू गो फॉर? द चीपर ऑप्शन, ऑब्वियसली बात है। इन दोनों में से चीपर कौन सा है?
कॉस्ट ऑफ हायरिंग लोअर है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग आपके पास लोअर आ गया, तो अब आपने कहा ठीक है जनाब, तो फिर हम हायरिंग की तरफ ही जाएंगे। तो हमने ऑब्वियसली बात है ओवर टाइम, ये बात पहली बात तो ये कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले पॉइंट से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, इज दैट क्लियर? मतलब है तो ऑब्वियसली रिलेटेड, लेकिन एग्जैक्टली वो वाली चीज है भी नहीं, एग्जैक्टली वो वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ आ रही है? लेबर के अंदर वैसे मैंने आपको कोई वो लिखवाया भी नहीं था, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे इस तरीके से आप जिस तरह कह रहे हो ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात नहीं है, ठीक है जनाब, इज दैट क्लियर? तो रेलेवेंट कॉस्ट के लिए मैम जब डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्रीज होंगे तो इंक्रीमेंटल एफओएच भी होगा ना, क्योंकि एफओएच पर डायरेक्ट लेबर आवर है। देखो फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा अब्सॉर्ब होता है डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से, पहली बात तो ये, ठीक है। आपको हर सवाल में अगर आप देखते हो ना, तो आपको बताया जाएगा कि फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, लेकिन हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को फिर भी नहीं लेते, नहीं लेना, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके या ख्याल रखिएगा, फिक्स्ड ओवरहेड याद है एब्जॉर्प्शन की क्या बात थी? एब्जॉर्प्शन तो हम ये करते हैं कि हम एक हमारे पास हमें पता है कि 1.5 मिलियन के फिक्स्ड ओवरहेड्स होने हैं, है ना, हमें पता है 1.5 मिलियन के फिक्स्ड ओवरहेड्स होने हैं, हमने बजटेड आवर्स के बेसिस पे पर आवर एक रेट कैलकुलेट कर लेना है, हमने अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 1.5 मिलियन ही चार्ज करना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ओवर या अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री पास करके, इज दैट क्लियर? मेरी बात तो समझ में आ रही है? आपने एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कर ली बजटेड से ज्यादा, ठीक है, तो क्या हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, तो आपने ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री पास करके उस ओवर जितने भी आपने फिक्स्ड ओवरहेड को ज्यादा चार्ज कर दिया था, आप उसको नॉर्मल लेवल पे ले नहीं आते। द पॉइंट इज आपको तकरीबन हर सवाल में फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में इसी तरह से बताया जाएगा, लेकिन आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को इग्नोर करना है इन एनी केस। अगर तो आपके पास लिखा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स पहले थे 1.5 मिलियन जिसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हो एट द रेट ऑफ 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है, लेकिन अब जो है वो आपको पता है कि स्पेशल ऑर्डर की वजह से टोटल फिक्स्ड ओवरहेड ही आपका जो है वो इंक्रीज कर रहा है 1.5 मिलियन से 2 मिलियन पर हो रहा है, तो फिर 5 लाख आपके इंक्रीमेंटल कहलाएगा। वो अगर आपको खासतौर पर इस तरह से प्रॉपर्टी कहेगा तो वो कैसा मतलब इंक्रीमेंटल है। फिक्स्ड ओवरहेड याद रखिएगा हमेशा एब्जॉर्ब ही होते हैं एट अ पर्टिकुलर रेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से हम कहेंगे कि जी ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज होंगे, नहीं, वो तो फिर हम एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं ना, चार्ज तो 1.5 मिलियन ही होना है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? हम जब ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि ₹25 पर डायरेक्ट लेबर आवर आपका फिक्स्ड ओवरहेड का ओवर एब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है जनाब। मैं अगर आपको ये कहूँ कि बिफोर एक्सेप्टिंग ऑफर मेरे पास जो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना, वो टोटल है फॉर एग्जांपल 1000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हम काम करेंगे करते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड, मैं क्या कहती हूँ, जो मैं टोटल फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करती हूँ वो कितना करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ 1000, वो 1000 इंटू 25 है, ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं बिल्कुल आपको समझा रही हूँ अभी, ठीक है, 25,000 रुपीज मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप ये कह रहे हो कि जी अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ, ये पूरा सिनेरियो इसमें वैसे भी गिवन नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मेरे 250 डायरेक्ट लेबर आवर्स मुझे और चाहिए ना, मैं 1000 डायरेक्ट लेबर आवर पहले भी कर रही हूँ, अब 250 एडिशनल मैं काम करूंगी, तो मैं ये कहूंगी कि मेरा टोटल फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना होगा, एब्जॉर्ब और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड में फर्क है। मेरी बात समझ आ रही है? 1250 इंटू 25, ठीक है। अब आप ये कह रही हैं कि ये जो मेरे पास इंक्रीज आ रहा है एब्जॉर्प्शन के, इसको कॉपी मत कीजिएगा, समझने वाली बात है, 6250 इज नॉट माई इंक्रीमेंटल, दिस इज नॉट माई इंक्रीमेंटल एफओएच। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि मेरे पास सिनेरियो में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड अब भी 30,000 रुपीज है, बिफोर एक्सेप्टिंग ऑफर या आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफर, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। बिफोर एक्सेप्टिंग ऑफर मेरा एक्चुअल एफओएच कितना है? 30,000। आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफर मेरा एक्चुअल एफओएच कितना है? 30,000। तो ये 25 और 31 250 तो मेरी अब्जॉर्ब की फिगर है ना, इससे तो मैं अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर रही हूँ कि भाई एग्जैक्टली एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इधर भी मेरा 30,000 है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इधर भी मेरा 30,000 है। अगर आपको याद हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने पढ़ी हुई है और ये बात हमने देखी थी, 25,000 के केस में 5,000 रुपीज की हम एक एंट्री पास करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिक्स्ड ओवरहेड को 30,000 पे ले आते हैं जब हम चार्ज करते हैं। इज दैट क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में चार्ज हुआ है 25,000, हम ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे 5,000 की एक एडिशनल एंट्री पास करके 25 और 5 को ऐड करके 30,000 एक्चुअली चार्ज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिमिलरली जब हम अपना ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब कितनी होगी? 31,250। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वही है अनलेस मेंशन अदरवाइज। इज दैट क्लियर? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड में अज्यूम करेंगे 30,000 रुपीज है, इज दैट क्लियर? अनलेस मेंशन अदरवाइज। तो हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड तो ये होता है कि अगर मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड पहले 30,000 था और इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद हो जाता है 35,000, तो फिर मैं कहती हूँ कि 5,000 रुपए का जो इंक्रीमेंट आया मेरे एक्चुअली जेब में से खर्चा जो मेरा एडिशनल निकलेगा वो निकलेगा 5,000 बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल ऑफर। दिस फिक्स्ड एफओएच अब्सॉर्ब्ड में हम नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है ये तो एक्टिविटी लेवल के ऊपर हमेशा फ्लक्चुएट करेगा भले हम स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट करें ना करें। इज दैट क्लियर? ये तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड अब्सॉर्ब की फिगर तो हमेशा फ्लक्चुएट होनी है। फिक्स्ड ओवरहेड्स की फिगर जो आप अब्सॉर्ब करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इन्वेंटरीज में वो तो हमेशा फ्लक्चुएट होनी है। तो फिर हमने ये क्यों पढ़ा है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स आर टू बी इग्नोर्ड? बिकॉज दे आर टू बी इग्नोर्ड। फिक्स्ड ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड आर टू बी इग्नोर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर टू बी इग्नोर्ड, इफ दे रिमेन द सेम। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको मेंशन हो कि इंक्रीमेंट इतना आया, इतने से हमारी टोटल एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आपकी इंक्रीज करेंगे तो फिर आपने उस रेलेवेंट इंक्रीज को अपने कैलकुलेशन में लेना है। इज दैट क्लियर? जी अब्दुल्ला बात समझ आ गई? क्लास वर्क 11 में अनस क्या मसला आ रहा है बच्चे?
कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा वो बताएगा आपको, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, हो नहीं क्या सॉल्व आपका? मशीन आवर्स के बारे में क्या मसला आ रहा है? क्लास वर्क 14 ये आज ने आपको बता दिया कि 30 मशीन आवर्स है। मशीन आवर्स हमने कहीं लेने हैं क्या? अच्छा, the machine on which the motor would be manufactured was leased by TL last year at a monthly rent of rupees 5,000 and it has a spare capacity of 110 hours per month. The variable running cost of the machine is rupees 15 per hour. हाँ जी, यहाँ पे क्या मसला आ गया? क्या हम इस मंथली रेंट को लेंगे अपनी कॉस्ट में? नहीं लेंगे ना। लीज का मतलब है आपने उसको रेंट पे ले लिया था जी। इसमें क्या मसला आ रहा है अब्दुल्ला बच्चे? हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल रनिंग कॉस्ट सिर्फ हमने लेने हैं बेटा। स्पेयर कैपेसिटी है मशीन फर्दर एक 110 आवर्स काम कर सकती है। पहली बात है कि हम मशीन को ओवर टाइम तो नहीं चला सकते ना, मशीन इंसान तो नहीं है। आपके सप्लायर ने आपको ये कहा था कि तो मशीन भी ना टोटल 250 या 200 आवर्स चल सकती है पूरे एक महीने में। करंटली आप 200 आवर्स में से कितने आवर्स यूटिलाइज कर रहे हो? 90 आवर्स पर मंथ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। बाकी रिमेनिंग 110 आवर्स आप इस सिनेरियो पे लगा सकते हो। मशीनरी जब तक नहीं चलेगी तो रनिंग कॉस्ट नहीं इनकर होगी। तो 110 आवर्स स्पेयर कैपेसिटी, पहली बात ये कि लेबर नहीं है, लेबर की बात अलग होती है। आप मशीनरी को पेमेंट नहीं कर रहे हो 15 रुपए फी घंटे के हिसाब से। क्या आप ये कहो कि बाबा 110 आवर्स चला भी ले तो हमें एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी? लेबर में अलग हिस्सा होता है, ये मशीनरी की बात है। मशीनरी रुकी हुई है तो आपको क्या लगता है वेरिएबल रनिंग कॉस्ट इनकर होगी? नहीं। क्या वेरिएबल रनिंग कॉस्ट इनकर होगी अगर हम मशीनरी को नहीं चलाएंगे? अगर आइडल बिठाए रखेंगे मशीनरी को तो क्या उसकी वेरिएबल रनिंग कॉस्ट इनकर होगी? नहीं होगी। ये लेबर से डिफरेंट है, इसको डिफरेंट रखें। ये मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, इसको हमने कोई पेमेंट नहीं करनी। पेमेंट कब करनी है? तो मशीन को चलाएंगे। तो जाहिर सी बात है स्पेशल ऑर्डर की वजह से मशीनरी जब 110 घंटे एक्स्ट्रा हम चलाएंगे तो 110 घंटे की पेमेंट भी होगी, तो उस पर रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलें जी। तो अब द अनस बचे इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी भी होगी कि आप उसे कैलकुलेट कर रहे हो। खुद से तो नहीं अज्यूम कर सकते ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कोई। चले जी, दैट्स इट। क्लास वर्क नंबर 12 पर आते हैं। बेटा रनिंग कॉस्ट में सारे वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि जी अगर हम उसको चलाते हैं तो हमें हो सकता है मशीनरी का कोई सुपरवाइजर जो है वो रखना पड़े, ठीक है। क्योंकि जब तक ऐसी बात है मशीनरी नहीं चलेगी तो सुपरवाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मशीनरी का सुपरवाइजर के एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे आपको, है ना, जब मशीनरी चलानी होगी। फिर हो सकता है मशीनरी चलाने के लिए आपको जी उसमें पेट्रोल फिर डालना पड़े, तेल फ्यूल डालना पड़े। मशीनरी नहीं चल रही तो फ्यूल की भी जरूरत नहीं है, फ्यूल कंजम्पशन भी नहीं हो रही। ये रनिंग कॉस्ट ये होते हैं ना, बिल्कुल गाड़ी की तरह होता है। गाड़ी का रनिंग कॉस्ट नहीं होता, खर्चे नहीं होते। चले जी, क्लास वर्क नंबर 12 पर आ जाते हैं। चैंपियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी दैट हैज इन स्टॉक some of materials type of EHWY that cost rupees 75,000 but is now obsolete and has a scrap value of only rupees 21,000. Other than selling the material for scrap, there are only two alternative uses of them. अब जरा हम पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, हमें थोड़ा सिनेरियो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास ऑब्सोलीट आइटम पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट थी 75,000 और स्क्रैप वैल्यू थी उसकी, मतलब अगर हम उसको एज इट इज बेचे तो वो 21,000 में बिक जाएगा। तो हमने जरा देखना कि भाई हम उसके साथ करें क्या। तो हमें हायर जो हमें रिटर्न जो मिलेगा उस पर हमें जाना पड़ेगा, है ना। जरा रिक्वायरमेंट पे देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट थोड़ा लंबा आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है लेकिन इसलिए क्योंकि इसमें दो अल्टरनेटिव्स के बारे में बात की जा रही है, दो ऑप्शंस के बारे में, तीन एक्चुअली ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एडवाइजिंग वेदर द स्टॉक ऑफ मटेरियल EXWY शुड बी सोल्ड, यानी कि वही 21,000 रुपए में बेच देना, कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि अल्टरनेटिव 1 है, और अडेप्टेड फॉर यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ सब असेंबली अल्टरनेटिव 2। तो तीन अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें आपने कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपने उसमें जो है वो कैलकुलेट करनी है और आपने एडवाइस करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी या हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, यू विल गो फॉर दैट ऑप्शन। चले जी, वो ये कह रहे हैं अदर देन सेलिंग द मटेरियल फॉर स्क्रैप देयर आर ओनली टू अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ देम। अल्टरनेटिव 1 क्या कह रहा है वो? converting the obsolete materials into a specialized product which would require the following additional work and materials. Material A उसमें चाहिए होंगे 600 यूनिट्स, मटेरियल B 1000 यूनिट्स चाहिए होंगे, डायरेक्ट लेबर अनस्किल्ड है 5000 आवर्स, सेमी स्किल्ड चाहिए होंगे 5000, हाईली स्किल्ड चाहिए होंगे 5000 घंटे, एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस है 27000। ये इंक्रीमेंटल हो गया ना, एक्स्ट्रा है कि बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ ऑब्सोलीट मटेरियल्स इनटू अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिलीवरी, तो दिस इज इंक्रीमेंटल इन नेचर, so this will be considered. Extra advertising, this will be considered as well. The conversion would produce 900 units of saleable product and these would be sold for rupees 300 per unit. तो आपको क्या पता लग जाएगा कि हम ये देखें कि हम अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करके कन्वर्ट करें उसको और फिर उसको सेल करें तो हमें नेट प्रॉफिट कितना रिसीव होगा इस ऑल्टरनेटिव से, है ना। फिर उसके बेसिस पे हमने इसको जज करना है कि भाई हमारे लिए फीजिबल है या नहीं। मटेरियल ए इज ऑलरेडी इन स्टॉक एंड इज वाइडली यूज्ड विद इन द फर्म, यानी कि इट्स ऑफ रेगुलर यूज। तो एकदम से आपको क्लिक करना चाहिए, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट परचेज प्राइस इज गोइंग टू बी योर रेलेवेंट कॉस्ट हियर, है ना। अब आगे देखते हैं। ऑल्दो प्रेजेंट स्टॉक टुगेदर विद ऑर्डर ऑलरेडी प्लान्ड विल बी सफिशिएंट टू फैसिलिटेट नॉर्मल एक्टिविटी। हाँ जी, क्या कह रहा है? जितना प्रेजेंट स्टॉक है टुगेदर विद ऑर्डर ऑलरेडी प्लान्ड विल बी सफिशिएंट टू फैसिलिटेट नॉर्मल एक्टिविटी, एनी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज्ड बाय अडॉप्टिंग दिस अल्टरनेटिव विल नेसेसिटेट सच मटेरियल्स बीइंग रिप्लेस्ड इमीडिएटली। क्या कह रहा है ये? Any extra material used by adopting this alternative will necessitate such materials being replaced immediately. हमारी वाली बात नहीं है,
है ना। हमारी वाली बात ही हो रही है बिल्कुल कि अगर हम अपने इस ऑल्टरनेटिव को फॉलो करते हैं तो जो दूसरे कामों के लिए हमें इन्वेंट्री चाहिए हमें वो फौरन से रिप्लेस करनी पड़ जाएगी क्योंकि स्टॉक को हमने यहाँ लगा दिया। इस बात वही वाली बात होगी ना, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट परचेज कॉस्ट विल बी योर टारगेट इन द सिनेरियो। आगे चलते हैं। मटेरियल बी इज आल्सो इन स्टॉक बट इट इज अनलाइकली दैट एनी एडिशनल सप्लाईज कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर सम कंसिडरेबल टाइम। यहीं पे रुक जाएंगे। मटेरियल आपके पास अभी स्टॉक में है लेकिन मार्केट से आपको एडिशनल नहीं मिल सकता तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। आप कहेंगे इसका मतलब है हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस वाला सिनेरियो हो सकता है ना। अगर हमारे पास मार्केट में सप्लाई मौजूद नहीं है तो हमें जो दूसरी जॉब्स हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटी है, उससे जब हम मटेरियल अपना डेविएट करेंगे तो उन जॉब्स के लिए फिर क्या हो जाएगा, मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा कंट्रीब्यूशन लॉस। इज दैट क्लियर? At the present time, material B is normally used in the production of product Z, which sells at rupees 390 per unit and incurs total variable cost, excluding material B of rupees 10 per unit, 210 per unit of product Z of rupees 210 per unit. अच्छा, सेल्स एट इतना एंड इनकर्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मटेरियल बी ऑफ रुपीज 210 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी, यूजेस 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। ठीक है, तो अब इसके अंदर अमाउंट कितनी है, मतलब कितना हमें मटेरियल ए और मटेरियल बी का पर यूनिट है, उसने आपको बता दिया। एक्विजिशन कॉस्ट द टाइम ऑफ परचेज, ये क्या चीज है, 10 और 100 रुपी पर यूनिट, ये संक कॉस्ट है। वो ये कह रहा है कि जो मटेरियल ए और मटेरियल बी इन्वेंट्री में मौजूद है, जो स्टॉक आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, खरीदते हुए उनकी कॉस्ट आपको पड़ी थी 100 रुपए और 10 रुपए फी यूनिट। इज दैट क्लियर? संक कॉस्ट, हिस्टोरिक कॉस्ट, इररेलेवेंट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बताया गया कि अगर आप मटेरियल ए और मटेरियल बी का जो स्टॉक मौजूद है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो मटेरियल ए और मटेरियल बी का स्टॉक आपके पास मौजूद है, अगर आप उसको बेच दें इस्तेमाल करने के बजाय, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात आ जाएगी ना। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी, तो देखते हैं कि हमारे हमें वो रेलेवेंट है या नहीं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको मटेरियल ए का बता दिया, ठीक है, और मटेरियल बी का इन्होंने अपेरेंटली यहाँ पे नहीं बताया हुआ। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट है ना। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, शॉर्ट हुआ है। चलें जी आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव टू क्या है, EXWY कैन बी अडेप्टेड टू बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ सब असेंबली दैट इज रेगुलरली यूज्ड विद इन द फर्म। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो मटेरियल है वो थोड़ा सा हम कन्वर्ट करके, थोड़ा सा उसको ऑल्टर करके हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं किसी और प्रोडक्शन के अंदर। डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्क मटेरियल रिक्वायर्ड एज फॉलोज। मटेरियल सी रिक्वायर्ड है इतना, डायरेक्ट लेबर, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, आपको आवर्स बता दिए हैं। अब उनकी कॉस्ट के ऊपर आते हैं। 1200 units of sub-assembly are regularly used per quarter at a cost of rupees 900 per unit. The adaptation of material, अच्छा यहाँ पे उन्होंने full stop जो है ना आगे पीछे किया हुआ है, 900 per unit के बाद full stop है। The adaptation of material EXWY would reduce the quantity of sub-assembly purchased from outside the firm to 900 units for the next quarter only। ठीक है, however since apparently जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे वो कम कर देगा, यानी कि वो कोई कॉस्ट सेविंग हमारे पास इनकर हो सकती है ना, कॉस्ट सेविंग हमारे पास हो रही है। However, since the volume purchase will be reduced, some discount would be lost and the price of those purchased from the outside would increase to rupees 1050 per unit for that quarter. Material C is not available externally but is manufactured by Champion Industries Limited. The standard cost per unit of material C would be as follows। ठीक है, तो अब इस दूसरे ऑल्टरनेटिव में जो आपने मटेरियल सी इस्तेमाल करना है अलॉन्ग विद दिस EXWY, उसके अंदर जो मटेरियल सी की कॉस्ट है वो आपको इस तरह से बताई गई है। डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, एक यूनिट ऑफ मटेरियल सी के आपको कॉस्ट बता दिया। द वेज रेट एंड ओवरहेड रिकवरी रेट्स आर एज फॉलोज। इन्होंने फिर आपको जाहिर सी बात है ऊपर वाली सारी चीजों के लिए वेरिएबल ओवरहेड बता दिए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड रेट आपको बता दिया, अनस्किल्ड लेबर का रेट बता दिया, सेमी स्किल्ड हाईली स्किल्ड का रेट बता दिया। ठीक है, और अब ये जो सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वाली जो दोनों ऑल्टरनेटिव्स में बातें हैं उनसे रिलेटेड ये आखिरी हमारे पास पैराग्राफ है। इनफैक्ट ये पूरा जो है ये दोनों ऑल्टरनेटिव से रिलेट करता है। ठीक है, द अनस्किल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन अ कैजुअल बेसिस। कैजुअल बेसिस मतलब टेम्पररी, है ना। द अनस्किल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन अ कैजुअल बेसिस, और कैजुअल बेसिस से मुराद क्या होगी आपकी, टेम्पररी बेसिस पे, राइट। जब जरूरत पड़ती है तो हम उनको हायर करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो हम उनको कहते हैं कि जी फारग हो आप लोग, ये कैजुअल बेसिस हो गया। एंड सफिशिएंट लेबर कैन बी एक्वायर्ड टू एक्जैक्टली मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। तो यानी कि वो वाफिर मिकदार में आपके पास जो मार्केट है, आप जब भी जाएंगे आपको वो पर्टिकुलर लेबर अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टेम्पररी के केस में क्या होता है, टेम्पररी के केस में कॉस्ट ऑफ हायरिंग तो आपने हर मतलब करनी है अपने उसमें कैलकुलेशंस में, है ना, वो आपके लिए रेलेवेंट फॉर श्योर है। ठीक है जनाब, चले जी फिर आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। यानी कि अब इसमें ये कि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस नहीं इंटर करना पड़ेगा, बस ये बात है, क्योंकि वो सफिशिएंट मार्केट में सफिशिएंटली अवेलेबल है, तो आपको अपनी किसी दूसरी जॉब पे कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, आप मार्केट से जाके नया लेबर जो है वो हायर कर लोगे। तो यानी कि इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ हायरिंग आपका रेलेवेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेमी स्किल्ड के बारे में कह रहा है, जो दूसरी कैटेगरी है, सेमी स्किल्ड लेबर इज पार्ट ऑफ द परमानेंट लेबर फोर्स बट द कंपनी हैज टेम्पररी एक्सेस सप्लाई ऑफ दिस टाइप ऑफ लेबर एट प्रेजेंट टाइम। तो परमानेंट के अंदर अगर हमें नजर आ रहा है कि भाई टाइम कम है उनके पास, है ना। हाईली स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड कैन नॉट बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, हमें नजर आ रहा है कि जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस जो है वो हमें नजर आ रहा है ना। दिस लेबर इज प्रेजेंटली एंगेज्ड इन मीटिंग द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एल। ठीक है, which requires 4 hours of highly skilled labor and the contribution on the sale of 1 unit of product L is 24। तो आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आवर निकालना है कि 1 घंटा काम करने की वजह से ये हाईली स्किल्ड लेबर प्रोडक्ट एल पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाता है, कितना निकलता है, 24/4 यानी कि 6 रुपीज पर आवर, है ना। हमारा जो हाईली स्किल्ड लेबर है वो 6 रुपए फी घंटा के हिसाब से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहा था प्रोडक्ट एल पे। अब जब आप उसको प्रोडक्ट एल से हटा देंगे तो 6 रुपए फी घंटा के हिसाब से हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जितने घंटे हम प्रोडक्ट एल से हटा के अपने इस ऑल्टरनेटिव 2 में डालेंगे उतना हमें लॉस हो जाएगा। बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर? करते हैं सॉल्व इसको।
हमारे पास एक्चुअली 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। हम जरा इसी तरह से इनको वर्कआउट करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, अपने एग्जामिनर को किस तरीके से फैसिलिटेट करते हो कि भाई देखें हम लोग इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। अब आपके पास आइडियली होना क्या चाहिए कि इन तीनों ऑप्शंस से जो एक उसका समझे कि जो अल्टीमेट उसका एक कंक्लूजन निकलता है ना, वो आप ऊपर सबसे उसके लिए जगह बना ले। मतलब मैं पर्सनली इस तरह से जवाब देना मुझे या मुझे पर आंसर जो है वो देखना पसंद है कि क्लास ऑफ नंबर 12 हमने ये मेन अपना आंसर स्टार्ट किया और हमने ये कहा कि भाई हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन से जो नेट रिजल्ट होंगे ना वो मैं ऊपर 3 लाइनों में एनालिसिस करके मैं जवाब दे दूंगी और वर्किंग हम कर लेंगे नीचे, है ना। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है टू सेल EXWY, है ना। ऑप्शन नंबर 1 है सेल EXWY जो कि आपका ऑब्सोलीट हो चुका है। तो इससे तो आपको पता है, इन्होंने आपको बता दिया कि इससे आपको जो नेट पैसे रिसीव होने हैं ना वो होने 21,000 रुपए, ठीक है। कॉस्ट थी EXWY की 75 बट दैट इज नाउ ऑब्सोलीट एंड हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 21,000। तो आपको इनकम कितनी अर्न होगी सेल करने से? अगेन 75,000 दोबारा से हमारा सम कॉस्ट है, याद रखिएगा 75,000 का आपने कुछ नहीं करना है ना। चले जी, दूसरा ऑप्शन क्या है, उसका नाम उसने दिया है ऑल्टरनेटिव 1, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ऑल्टरनेटिव 1 में वो क्या कह रहा है कि जी कन्वर्ट ऑब्सोलीट मटेरियल इनटू अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। कन्वर्ट EWXY इनटू, ये मैं उल्टा कर रही हूँ, EXWY, एक तो नाम इतना अजीब रखा हुआ है ना इन्होंने, इनटू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। इसका हम वर्किंग करेंगे, आंसर फाइनल यहाँ पे लिख देंगे। और अल्टरनेटिव 2 में हम कह रहे हैं कि जी अल्टरनेटिव 2 इनका ये है कि अडैप्ट EXWY टू बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सब असेंबली। ठीक है, आप इसको किसी और रॉ मटेरियल की जगह इस्तेमाल करने के लिए जो है, अदर वर्ड्स उसको अडाप्ट कर लो और उसको फिर इस्तेमाल कर लो, ठीक है, किसी दूसरी प्रोडक्शन में। तो तीनों में से, तीनों का आपने टोटल नहीं लेना, तीनों में से जो सा भी आपको ज्यादा फिजिबल होगा, एक और लाइन छोड़ देंगे अपने फाइनल आंसर के लिए, 2 लाइनें छोड़ दें चलें, और आ जाएंगे वर्किंग्स के ऊपर, ठीक है। वर्किंग्स में अब हम आते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले हम आते हैं ऑल्टरनेटिव 1 में। जी जनाब, ऑल्टरनेटिव 1 हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, अब उसके अंदर आपको क्या लेनी है, सारी रिलेवेंट कॉस्ट, और आपने किससे नेट ऑफ करना है, उसको सेल्स वैल्यू से नेट ऑफ करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इस तरह से वर्किंग कर, में से आप सारी की सारी जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट माइनस करें तो आपके पास सारी प्रॉफिट आ जाएगा फ्रॉम दिस ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सेल्स के बारे में वो क्या कह रहा है, ऑल्टरनेटिव 1 पर आते हैं। ऑल्टरनेटिव 2 फिर आपको मैं खुद दूंगी एज अ क्लास वर्क, क्लास में करने के लिए, ठीक है। The conversion would produce 900 units of saleable product and these would be sold for 300 रुपए पर यूनिट। तो सिंपल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑल्टरनेटिव को हमें अडॉप्ट करने की वजह से हमारे पास एक इनकम आ जाएगी, रेलेवेंट इनकम है ये, इसलिए हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं 900 इंटू 300, ठीक है। ये आ गया 2,70,000। फिर उसके बाद हमने उसमें से क्या लेस करना है, रेलेवेंट कॉस्ट है हमें, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अब आपको पूरा ऐसी बात है, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो रेलेवेंट कॉस्ट माइनस करते हैं, एक करके ऊपर से शुरू करते हैं। मटीरियल ए से शुरू करते हैं, ठीक है। मटीरियल ए में आपको कितने चाहिए, 600 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं जरा मटीरियल ए के बारे में। मटीरियल इज ऑलरेडी इन स्टॉक एंड इज वाइडली यूज्ड विद इन द फर्म। यहीं पर रुक जाएंगे, आगे वाली बात वही कर रहा है जो हमने करनी है, और वो क्या है, क्या लेंगे मटीरियल ए का, व्हाट विल बी यूज, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो 90 रुपीज पर यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ मटीरियल ए डू यू रिक्वायर फॉर दिस ऑल्टरनेटिव, यू नीड 600 यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया मटीरियल ए का, ये बात सबने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। सबको समझ में आ गई ना, मतलब सब उसको रिलेट कर रहे हैं उन फ्लो चार्ट से जो हमने कंस्ट्रक्ट किए थे, ठीक है। किसी को ये तो नहीं मसला आ रहा कि हमने वहां तो कुछ और पढ़ा था, हर चीज जो है इट्स फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दैट एंड इट इज लॉजिकल एज वेल, ठीक है। तो मटीरियल ए का हम कहेंगे, इधर आ देंगे, मटीरियल ए की ये तो हो गई सम कॉस्ट, ठीक है। 85 रुपीज पर रेलेवेंट पर यूनिट आपका इररेलेवेंट है, क्योंकि आपने डिस्पोजल वाले ऑप्शन पे जाना ही नहीं है ना। डिस्पोजल वाला ऑप्शन तो आपका है ही नहीं, क्योंकि मटीरियल ए आपका रेगुलर यूज में है। तो या तो आपने उसको स्पेशल ऑर्डर में लगाना है या फिर आपने उसको दूसरी एक्टिविटी में लगाना है। डिस्पोजल वाला ऑप्शन तो आप सोचेंगे नहीं, वो तो आप सोचते हो, डिस्पोजल वाला ऑप्शन आप तब सोचते हो जब आपका मटीरियल रेगुलर यूज में ना हो। तो फिर आप ये कहते हो कि अगर मैं स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट ना करूं तो मैंने इस मटीरियल को बेचना ही है, तो फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती है, डिस्पोजल वैल्यू फॉरगॉन, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पोजल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी इररिलेवेंट है एंटायरली, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपका सिर्फ रेलेवेंट होगा। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, मटीरियल बी के ऊपर। यहीं पे वर्किंग सेकंड थोड़ी बहुत कर लेंगे, शो कर लेंगे, ठीक है। चले जी, मटीरियल बी के आपको कितने चाहिए, 1000 यूनिट्स। अब हम इधर आ जाते हैं, मटीरियल बी इज आल्सो इन स्टॉक बट इट इज अनलाइकली दैट एनी एडिशनल सप्लाईज कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर सम कंसिडरेबल टाइम बिकॉज ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। चलेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ये अल्टरनेटिव अडॉप्ट करते हैं तो हमें मटीरियल बी फिर डेविएट करना पड़ेगा दूसरे कामों से, और दूसरे कामों के लिए क्योंकि अब हमारे पास फिर मटीरियल भी अवेलेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो मार्केट में शॉर्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस होगा। मुझे जरा इस इन्फॉर्मेशन को देखकर बताइए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस कितना बनता है प्रोडक्ट जी का, प्रोडक्ट जी का आप प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट जी की प्रोडक्शन होने की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस होगा। प्रत्यय कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है नर्स,
अनस आप मुझे बताएं कहाँ कहाँ किस चीज में आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही? मोहम्मद उस्मान ने तो बड़ी कोई इतनी बड़ी सी वर्किंग कर दी, चलें ठीक है। समरा ने भी कोई वर्किंग किया, 45 रुपीज पर यूनिट आ रहा है। मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे 45 रुपीज पर यूनिट कैसे आ रहा है? अच्छा पहली जरा मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दूं। यहाँ पे वो कह रहा है, इधर मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट जी जो है ना, प्रोडक्ट जी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 390 और वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मटीरियल भी वहां भी इस्तेमाल हो रहा है ना, प्रोडक्ट जी में भी मटीरियल भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कह रहा है मटीरियल बी को हटा के जो बाकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 210 रुपए पर यूनिट है। तो मुझे बात बताइए, मैं वेरिएबल कॉस्ट में फिर मटीरियल बी की कॉस्ट शामिल करूंगी ना, है ना? मटीरियल बी की मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, मटीरियल प्रोडक्ट जी की वेरिएबल कॉस्ट में क्या मुझे मटीरियल बी की कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए के हिसाब से शामिल नहीं करनी चाहिए? 40 बल्कि 40 के हिसाब से 4 यूनिट ऑफ मटीरियल भी इस्तेमाल होते हैं एक यूनिट के अंदर, तो मैं 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट में इसको ऐड करूँ, हाँ जी, और फिर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालूं। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? क्या मुझे इस तरह से लंबी चौड़ी में जाने की जरूरत है? सुंदर क्यों नहीं, अब्दुल्ला क्यों नहीं? वो तो इस वजह से है कि मटीरियल बी की कॉस्ट तो आपने फिर भी इनकर करनी है, ऑल्टरनेटिव वन में करें या प्रोडक्ट जी के थ्रू करें, तो वो आपके पास एक किस्म की यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगी ना। आपके पास यहाँ पे मटीरियल बी के को कंज्यूम, मतलब अगर हम मटीरियल, हाँ जी, समझ नहीं आई? चले मुझे सिंपल बता देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। मैं आपने लिखा था शुरू में ऐड किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट्स हैं क्या, वो भी तो आप देखो ना। अब तो वो बात हो ही नहीं रही, हम तो यहाँ पे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो ये हमारे पास ये था, ठीक है। हमारे पास ये फ्लो चार्ट है, मटेरियल से रिलेटेड ये फ्लो चार्ट है, या फिर मैं आपके सामने ले आती हूँ कि रेलेवेंट मटेरियल से रिलेटेड ये है, हाँ जी, याद है ये मेरा फ्लो चार्ट था और वहां पे जो है वो आपको पैक हैंडबुक का फ्लो चार्ट गिवन है। मैं जरा अनस को प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए मैं अनस को थोड़ा एंटरटेन कर रही हूँ, बाकी प्लीज बेयर विद मी। हमारे पास ये है मटीरियल ए के बारे में, वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड 45 रुपीज पर यूनिट इज द राइट आंसर बाय द वे, ठीक है। 45 रुपीज बिल्कुल ठीक आंसर है। इधर आ जाए, मटीरियल ए के बारे में पहले बात करते हैं। मटीरियल ए के बारे में वो कह रहा है कि इट इज ऑलरेडी इन स्टॉक एंड इज वाइडली यूज्ड विद इन द फर्म। तो चले मैं आपकी वाली बात कर लेती हूँ, रिक्वायर्ड मटीरियल इज ऑफ रेगुलर यूज, हम इस वाले में आ जाएंगे, है ना, और वो स्टॉक में भी है। हाँ हाँ अभी आते हैं उस पर, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, इसमें मैंने क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लिखा हुआ है, बेटा देखो तो सही ना अपन, रिक्वायर्ड मटीरियल इज ऑफ रेगुलर यूज और वो स्टॉक में भी है, तो यानी कि हम इसी कैटेगरी में जा रहे हैं। रिक्वायर्ड मटीरियल अगर रेगुलर यूज में, तो उसमें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम देखते ही नहीं है, उसमें सीधा सीधा करंट एक्सपेक्टेड परचेज कॉस्ट या वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इज दैट क्लियर? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बात समझ आ गई? तो इधर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात ही नहीं है, तो वो किस्सा खत्म हो गया। आगे चलते हैं, मटीरियल बी के अंदर आते हैं। मटीरियल बी इज आल्सो इन स्टॉक बट इट इज अनलाइकली दैट एनी एडिशनल मटीरियल एट एनी एडिशनल supplies can be obtained for some considerable time because of an industrial dispute. At the present time, material B is normally used in the production of product Z, which sells at rupees 390 per unit and incurs total variable cost excluding material B of 210 per unit. तो apparently ठीक है, हम इसको कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जी में लग रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट जी में आपके लग रहा है, लेकिन हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई इसमें हमें जो क्लियर कट एक चीज नजर आ रही है, वो क्या नजर आ रही है? पहली बात तो ये कि इसकी करंट मार्केट प्राइस तो कोई है ही नहीं, बिकॉज इसकी शॉर्टेज है ना, तो कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल बी को उठाना पड़ेगा प्रोडक्ट जी से, उसको डेविएट करना पड़ेगा प्रोडक्ट जी से। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास यहाँ पे क्या पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जी ना मैन्युफैक्चर करने की वजह से आपको कितने का लॉस होगा। पहली बात तो ये, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ना एक बात बोल दिया, मैं जरा साइड पे इसकी जरा बात को समझा रही हूँ, ठीक है। आपको ये बात पता है कि जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, सेल्स में से माइनस करते हैं डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, है ना, यस और नो, है ना। सेल्स की अमाउंट में से आप सारे के सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इस वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटीरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है, ठीक है, ये आपका होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब सवाल को जरा रीड करें, मैं आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बता रही हूँ, तो ये देखने के लिए कि आपको लॉजिक समझ में आ रही है, आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है या नहीं। वो ये कह रहा है प्रोडक्ट जी जो है ना, उसकी सेल्स वैल्यू है 390 पर यूनिट, चले तो सेल्स में मैंने क्या डाल दिया 390, ठीक है, एंड incurs टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मटीरियल बी ऑफ रुपीज 210। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 210 है ये किसकी अमाउंट बता रहा है, ये आपको बता रहा है किसकी अमाउंट, माइनस 210 है बेसिकली डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स का। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो 210 रुपए है वो ये कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मटीरियल बी इज 210। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मैं उस पूरे स्यापे में जाऊं कि मैं डायरेक्ट मटीरियल देखे मटीरियल बी की भी मैं कैलकुलेट करूं? उसने आगे बता दिया कि जी प्रोडक्ट जी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी जो है इट यूजेस 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। 2 मिनट दे दियो मुझे जरा सोचकर बताएं, कैलकुलेट मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या अपना कोई रिवाइज कैलकुलेट करूंगी, क्या होगा मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्या मेरी ये इससे मतलब एडिशनल कॉस्ट होगी मटेरियल बी की, या ये मेरी इनकम होनी है, तो क्या फायदा लेने का? 2 मिनट ले और सोच के बताएं। मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको? अब बात समझ आ रही है? मैंने आपको बेसिकली कंफ्यूज ही कर दिया कि मुझे ये बता दें कि मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, 390 माइनस 210 यानी कि 180,
पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी, अभी हम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी, क्या मेरा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन 180 है रेलेवेंट, जो मुझे लेना चाहिए कंट्रीब्यूशन लॉस के अंदर, या मेरी कोई और अमाउंट है? 2 मिनट दे रही हूँ, सोचकर बताएं। अच्छा, जेबा कह रही है 180 ही होगा, वजह? आसिफ भी कह रहे हैं 180 ही है, वजह भी जरा बताएंगे, माइक ऑन करके बता दें जरा वजह क्या है। आप 180 आप यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहे कि भाई यहाँ पे जो है वो हर यूनिट ऑफ मटेरियल जी जो है ना, वो आपको पड़ा था कितने का? 10 रुपए के हिसाब से, चले मैं लगा लेती हूँ 10 रुपी पर यूनिट, और 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल भी, यानी कि मैं यहाँ पे -40 क्यों नहीं रही, यानी कि मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैं 140 क्यों नहीं कह रही? कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी हो सकता है ना क्वेश्चन के अंदर, उसने कह दिया एक्सक्लूडिंग मटेरियल बी, तो ये सोच पे मजबूर नहीं कर सकता आपको कि मटेरियल बी एक्सक्लूडेड है, तो हम मटेरियल बी को। अच्छा, ए तो बिल्कुल जेबा का जवाब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड एमन, जेबा और एमन ने पॉइंट को हिट कर दिया। 40 रुपीज वाला, इन अदर वर्ड मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई मटेरियल बी की कॉस्ट तो इनकर होनी ही है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू प्रोड्यूस प्रोडक्ट जी और अल्टरनेटिव वन। बात समझ आ रही है? ठीक है, एक तो आप इसको इस तरह से समझ लें कि भाई मटेरियल जी जो है, तो एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन लॉस होता है ना, कंट्रीब्यूशन लॉस होता है उसके अंदर फिर हम जो कॉमन मटेरियल होता है ना, जो करंट ऑप्शन में भी और जो प्रोडक्ट फोरगोन में भी इस्तेमाल होता है, नॉर्मली हम उसकी कॉस्ट एक्सक्लूड करते हैं उसमें से। बात समझ आ रही है? तो डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है, मटेरियल बी की कॉस्ट आपने यहाँ से वो नहीं करनी, आप कह रहे हो कि भाई ये तो कॉस्ट आपने इनकर करनी ही करनी है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, प्रोडक्ट जी अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं करते तो आपकी सेल्स लॉस्ट होंगी 390 पर यूनिट की, इज दैट क्लियर है ना? 390 की आपकी सेल्स लॉस्ट होंगी, ठीक है, और ये 210 रुपए की कॉस्ट सेविंग होगी, यही बात हो रही है ना? अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं, अगर मैं ब्रेक करके देखूं तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट जी अगर मैन्युफैक्चर करना बंद कर दूं और प्रोडक्ट जी में जो मटेरियल बी लग रहा है उसको मैं अल्टरनेटिव वन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? 390 रुपए की मेरी सेल्स लॉस्ट होंगी, लेकिन साथ ही साथ 210 रुपए की कॉस्ट सेविंग भी तो होगी, तो नेट बेसिस पे मेरी जेब में मुझे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, इज दैट क्लियर? बाकी जो मटेरियल बी का खर्चा है वो तो इनका होना ही होना है। मेरे पास इस ऑफर इस ऑल्टरनेटिव पे जाने की वजह से इफेक्ट सिर्फ दो चीजों पे पड़ेगा, मेरी 390 की सेल्स लॉस्ट होंगी और 210 रुपए की कॉस्ट सेविंग होगी, तो नेट बेसिस पे मेरा क्या होगा? 180 रुपए का एक्चुअली मुझे लॉस हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस जब भी हम लेते हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी हम कंट्रीब्यूशन लॉस लेते हैं तो उसमें जो कॉमन मटीरियल होता है बिटवीन जो प्रोडक्ट हम रोक रहे हैं और जो ऑल्टरनेटिव हम कंसिडर कर रहे हैं, कॉमन मटेरियल क्या? मटेरियल बी है ना, तो मटेरियल बी की कॉस्ट उसमें आप इग्नोर आपको करनी पड़ेगी, इज दैट क्लियर? तो अब ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस वाली बात है ना, इसको हमने थोड़ा और डिटेल में देख लिया, ठीक है जनाब, इज दैट क्लियर? चलें, वट एवर द केसेस, अब जरा इधर आ जाते हैं मटेरियल बी में। अब जरा मैं थोड़ी सी वर्किंग करूंगी, बल्कि मुझे यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस देना पड़ेगा नीचे से, मैं या तो मैं यहीं पे डब्बा बना के काम कर लेती हूँ, ठीक है? मैं यहीं पे आप डब्बा बनाए, वर्किंग आपका डोमेन है, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भी करें, मैं यहीं पे चाह रही हूँ कि भाई यहीं पे मटेरियल बी का सारा काम हो जाए। तो मटेरियल बी में जरा हम थोड़ा सा पहले वर्किंग कर लेते हैं। आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी आपके पास कितना बनता है? वही 390 माइनस 210। ये बात आपको समझ में आ गई? ये आपके पास हो गया 180 पर यूनिट, ठीक है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी है ये, तो है ना? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी है ये। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि मटेरियल बी इधर लगाने की वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है? 180 इंटू, मैं सिंपली ये नहीं करूंगी 180 इंटू कितने है मुझे मटेरियल बी के कितने चाहिए? 1000। पहली बात तो ये कि मैं अगर यहाँ पे वर्किंग ये कर लेती हूँ 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी मल्टीप्लाइड बाय 180, तो मेरा आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये रुपीज 180 है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी, इज दैट क्लियर? यहाँ तो बात समझ आ गई? ये रुपीज 180 है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी की वजह से 180 रुपए का लॉस हुआ, तो मैं क्या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये 1000 यूनिट्स मेरे प्रोडक्ट जी को रिप्रेजेंट नहीं करे, मटेरियल बी को रिप्रेजेंट करे। मुझे मटेरियल बी के 1000 यूनिट्स चाहिए, तो उन 1000 यूनिट के हर यूनिट में 180 रुपए का लॉस नहीं आ रहा। क्यों भाई? वजह ये है कि मेरे पास जी बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे चाहिए कि मटेरियल बी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है। ये जो आपने कैलकुलेट किया ये तो था प्रोडक्ट जी के एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैं ये कह रही हूँ कि प्रोडक्ट जी के अंदर जो मटेरियल बी लगा हुआ है, हर यूनिट ऑफ मटेरियल बी लगाने की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम गेन कर सकते थे, तो मेरा उसके अंदर क्या आंसर आएगा? 180 रुपए फी यूनिट जो है प्रोडक्ट जी का मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी में 4 यूनिट ऑफ मटेरियल बी लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ईच यूनिट ऑफ मटेरियल बी यूज मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना मैं अर्न करती थी? 45 रुपीज, इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे मटेरियल बी का बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अनस। यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली चीज मैं आपको रीड करके बताती हूँ, ठीक है? अब हम इधर आ जाते हैं। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात ये की थी
कि भाई रिक्वायर्ड मटेरियल इज नॉट इन रेगुलर यूज, वो अभी रेगुलर यूज में नहीं है और मटेरियल जो है वो स्टॉक में है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, हायर ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू और डिस्पोजल वैल्यू फॉर गॉन एंड कंट्रीब्यूशन लॉस ऑन अनदर जॉब। तो हम जरा देख लेते हैं, हमारे पास मटेरियल बी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है 45 और मटेरियल बी की डिस्पोजल वैल्यू कितनी है 18 पर यूनिट। तो आप मुझे बताएं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या सिलेक्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये, तो यहाँ पे हम ले लेंगे हायर ऑफ डिस्पोजल वैल्यू ₹18। तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर, यस और नो। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हायर है ना, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस आपका मटेरियल बी में चला जाएगा। अनस अब बताएं, बात समझ आ गई। मटेरियल तब तक रेगुलर यूज में नहीं होगा जब एक्सप्लिसिटली हमें ना बताया जाए। प्रोडक्ट जी में मटेरियल बी इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेगुलर यूज में, वो कह रहा है कि एट द प्रेजेंट टाइम मटेरियल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जी, यानी कि हमारा हो सकता है ये टेम्परेरी प्रोडक्शन हो, हम प्रोडक्ट जी भी जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे अब करंटली हम उसको कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली वो इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा था, रेगुलर यूज में नहीं है वो। तो रेगुलर यूज में जब कोई आइटम होगा तो वो एक्सप्लिसिटली इस तरह से मेंशन करेगा कि मटेरियल ए जो है वो ऑलरेडी इन स्टॉक है और वो रेगुलर यूज में है। वो ऐसा नहीं है कि कभी इस्तेमाल होता है कभी नहीं होता, वो रेगुलर यूज में, वाइडली यूज में। तो फिर हम कह रहे हैं मटेरियल ए इज इन रेगुलर यूज, लेकिन मटेरियल बी के बारे में उसने एक्सप्लिसिटली ऐसी बात कोई नहीं बोली। और वो ये कह रहे हैं कि अभी आजकल जो है ना मटेरियल बी हम प्रोडक्ट जी में लगा रहे हैं, नॉर्मली इसका मतलब है कि हम नहीं लगाते, प्रोडक्ट जी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ना कर रहे हो, वैसे नॉर्मली करते हो। इज दैट क्लियर। तो मटेरियल बी की जो है वो क्राइटेरिया बनता है नॉट ऑफ रेगुलर यूज में। यहाँ तक बात समझ आ गई। और मैंने यहाँ पे इसकी वर्किंग भी कर दी, इसी तरह से आप डब्बा बना के इसमें वर्किंग कर दें। बेटा प्रोडक्ट जी जब हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, जब हम प्रोडक्ट डी मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो 390 रुपए का सेल्स लॉस हो रहा होगा। हम तो नेट बेसिस पे लेके चलते हैं ना, तो नेट बेसिस पे 390 माइनस 210 ही बनता है, 180 रुपीज है। मैं तो उसका इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपको समझा रही थी। इज दैट क्लियर। 390 रुपी आप जब मटेरियल बी प्रोडक्ट जी में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट जी मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा, है कि नहीं। जब प्रोडक्ट जी मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो 390 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आपकी सेल्स लॉस हो रही है। आप ये कमा सकते थे, है ना। मटेरियल भी अगर प्रोडक्ट जी में लगा लेते तो ये इनकम कमा सकते थे। कितनी की इनकम कमा सकते थे, 390 पर यूनिट की इनकम कमा सकते थे। लेकिन साथ ही आपको प्रोडक्ट जी ना मैन्युफैक्चर करने की वजह से कॉस्ट सेविंग भी तो हो रही है। तो अगर प्रोडक्ट जी मैन्युफैक्चर करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर करते 210 की। पॉइंट मेरा ये था कि उसमें एक्सक्लूडिंग मटेरियल भी, तो क्या मटेरियल बी की कॉस्ट शामिल करनी होगी, नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि मटेरियल बी ही हमारा कॉमन है। वो अगर प्रोडक्ट जी में इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो अल्टरनेटिव वन में इस्तेमाल हो जाएगा, कॉस्ट आपकी उसकी इनकर होनी ही होनी है, ठीक है। तो हमने जो रेलेवेंट कॉस्ट में ये लेना होता है ना कि क्या डिफरेंस है, क्या हो रहा था या हो सकता था और नहीं हो रहा, ठीक है, ये हमें देखना है इनकम और कॉस्ट के केस में। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो किसी एक सिनेरियो में अगर वो येस है, दूसरे सिनेरियो में नो है, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। मटेरियल ए मटेरियल बी क्लियर है। अनस बात बताएं, समझ आ गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल बी में अप्लाई होता है, मटेरियल ए में तो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मटेरियल ए में हमने देखा कि मटेरियल ए में अगर वो जो इन्वेंट्री है मटेरियल है वो रेगुलर यूज में है, तो उसके लिए हमने क्या लेनी है, उसकी करंट एक्सपेक्टेड परचेज कॉस्ट या जिसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं या वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अब हम आगे चलते हैं। आई होप अनस क्लियर है बात। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, लेबर के ऊपर, है ना। लेबर में बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट लेबर में वो कह रहा है कि जी 5000 आवर्स है अनस्किल्ड। तो हमने क्या करना है, सिंपली आपको नीचे रेट्स दिए हुए, मैंने आपको कहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों अल्टरनेटिव्स के लिए है। तो क्या ये अब हो जाएगा सॉल्व, है ना। डायरेक्ट लेबर की हम कॉस्ट ले लेते हैं। डायरेक्ट लेबर की अल्टरनेटिव वन की कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर के अंदर अनस्किल्ड है 5000 आवर्स, ठीक है। तो इसको हम जरा लिख लेते हैं, अनस्किल्ड ले लेते हैं, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर है 5000 आवर्स है और हर घंटे का वो कितना हमने चार्ज करा है, अनस्किल्ड का चार्ज करा है 3 रुपी पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो रुपीज 3 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी अल्टरनेटिव वन की 5000 इंटू 3। फिर हम आगे आते हैं। आगे वो कह रहा है कि जी अल्टरनेटिव वन में सेमी स्किल्ड के भी हर टाइप ऑफ लेबर 5 घंटे, याद रखिएगा। सेमी स्किल्ड में आ जाते हैं, सेमी स्किल्ड में भी वो कह रहा है कि जी 5000 है। अब जरा देख लेते हैं, उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। अनस्किल्ड लेबर में तो कोई मसला ही नहीं था। द अनस्किल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन अ कैजुअल बेसिस एंड सफिशिएंट लेबर कैन बी एक्वायर्ड टू एग्जैक्टली मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। तो जरा हम लेबर के उसमें फ्लो चार्ट में जब देखते हैं तो टेम्पररी लेबर का जब टाइम अवेलेबल हो तो सिंपली कॉस्ट ऑफ हायरिंग आपकी बन जाती है। तो हमने ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग को अपना रेलेवेंट कॉस्ट ले लिया, ठीक है, 15000 के हिसाब से। अब हम आते हैं जरा सेमी स्किल्ड पे। सेमी स्किल्ड लेबर इज अ पार्ट ऑफ द परमानेंट लेबर फोर्स बट द कंपनी हैज टेम्पररी एक्सेस सप्लाई ऑफ दिस टाइप ऑफ लेबर एट प्रेजेंट टाइम, दैट्स इट। उसने आपको बताया ही नहीं है कि भाई एक्सेस सप्लाई है कितना, तो हमें इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, जब आपके पास परमानेंट लेबर शॉर्ट हो, लेबर के ऊपर आते हैं वापस से, लेबर के उस पर आ जाते हैं। जब आप परमानेंट लेबर के उसमें आप कहते हैं कि स्पेयर टाइम अवेलेबल है, तो हमारे पास जवाब है नहीं, है ना। ओवर टाइम का उसने कोई जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। ओवर टाइम का उसने जब कोई जिक्र ही नहीं किया तो फिर हम किस चीज को फोकस करेंगे, कॉस्ट ऑफ हायरिंग को, है ना। फिर हम कहेंगे कि जी सेमी स्किल्ड के केस में नहीं, इसमें क्या करेंगे, एक सेकंड, अच्छा नहीं, इसमें तो नील होगा। यहाँ पे हमें कह रहा है कि टेम्पररी एक्सेस सप्लाई है हमारे पास, ठीक है। सेमी स्किल्ड लेबर इज पार्ट ऑफ द परमानेंट लेबर फोर्स बट द कंपनी हैज टेम्पररी एक्सेस सप्लाई ऑफ दिस टाइप ऑफ लेबर एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक्सेस सप्लाई मौजूद है ना। कितनी मौजूद है उसने नहीं बताया हुआ, क्या मतलब हुआ, सफिशिएंटली होगा।
जब उसने आपको इस बात की गारंटी दे दी है कि भाई उसके पास टेम्परेरीली एक्सेस सप्लाई मौजूद है, तो आपको कोई स्यापा ही नहीं, आपको कोई मसला ही नहीं, आप कहेंगे ठीक है जी वही यूटिलाइज करेंगे। बात समझ आ रही है? सेमी स्किल्ड लेबर के केस में हम इधर यस में जाएंगे कि यस देयर इज स्पेयर टाइम अवेलेबल, करंटली कितना स्पेयर टाइम अवेलेबल है उसने नहीं बताया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो काफी होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेमी स्किल्ड लेबर है, क्योंकि वो परमानेंट इन नेचर है, परमानेंट इन नेचर है, तो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट उसकी हो जाएगी जीरो। टेम्परेरीली इसमें अवेलेबल है, तो सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट आपके पास हो जाएगी जीरो। ठीक है, बिकॉज स्पेयर कैपेसिटी इज अवेलेबल, सफिशिएंट स्पेयर टाइम इज अवेलेबल। ठीक है, फिर हम आखिरी उस पे आ जाते हैं। आखिरी टाइप ऑफ लेबर है आपका हाईली स्किल्ड लेबर, इसके भी 5 घंटे रिक्वायर्ड थे। हाईली स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड कैन नॉट बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द शॉर्ट टर्म। द लेबर इज प्रेजेंटली engaged in meeting the demand for product L which requires 4 hours of highly skilled labor and the contribution from the sale of 1 unit of product L is ₹24। हाँ जी, क्या करेंगे, कैसे वर्किंग होगी इसके अंदर? अब हम पहली बात तो ये कि हमने ये डिटरमिन करना है कि हाईली स्किल्ड परमानेंट है या टेम्पररी है। हाँ जी, हाईली स्किल्ड लेबर आपका परमानेंट है या टेम्पररी है? लिखा हुआ नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, टेम्पररी पे जाएंगे, है ना। हाईली स्किल्ड लेबर के बारे में ये नहीं कहा गया कि ये परमानेंट है, तो हम किस पे जाएंगे, टेम्पररी पे चले गए। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि जी आपके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, तो कैन एक्स्ट्रा टाइम भी हायर्ड? नो। तो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, है ना, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है जनाब, यहाँ तो बात समझ आ गई। तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ, हाईली स्किल्ड के अंदर क्या होगा, आपको 5000 आवर्स आपको लेने हैं ना। 5000 आवर्स के अंदर हमारी रेलेवेंट कॉस्ट पर आवर कितनी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी हाईली स्किल्ड की 5 रुपी पर डायरेक्ट लेबर आवर, इसको नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरी चीज मुझे बताएं जरा, बात समझ आ रही है, 24/4 में कर रही हूँ, 24/4, ये बात समझ आ रही है। 5 + 6 यानी कि 11 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर आपका हाईली स्किल्ड का रेट बनता है जी जनाब, रेलेवेंट कॉस्ट का। ये 24/4 बात समझ आ गई। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एल कंट्रीब्यूशन आपको देता है 24 रुपीज का, और एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एल में 4 घंटे लगते हैं हाईली स्किल्ड लेबर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईली स्किल्ड लेबर 1 घंटा काम करके 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाता था प्रोडक्ट एल पे। ये बात समझ आ गई। हाईली स्किल्ड लेबर 1 घंटा काम करके 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाता था प्रोडक्ट एल पे। तो अब जब हम प्रोडक्ट एल मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो हाईली स्किल्ड लेबर का कॉस्ट पर आवर हमारे पास हो जाएगी इनकम फॉर गॉन। तो हमारे पास 6 रुपए फी घंटा के हिसाब से एक इनकम भी लॉस हो रही है। इज दैट क्लियर? एक इनकम लॉस हो रही है प्लस कॉस्ट ऑफ हायरिंग, तो वैसे ही हमारी रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईली स्किल्ड लेबर की कॉस्ट बनती है 5000 × 11, 5000 आवर्स हमने लगाने हैं तो 55000 आपके पास टोटल रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर, यस और नो? चले जी, सेमी स्किल्ड हो गया, हाईली स्किल्ड हो गया, आगे चलते हैं। आगे फिर उसके बाद क्या चीज है, ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर वापस आते हैं। हमने बाकी सारी चीजें कर ली, एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस है। अच्छा जी, व्हाट अबाउट इसको लेना है, एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं, इंक्रीमेंटल इन नेचर है। एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग है, दोनों जो है वो आपके पास इंक्रीमेंटल है। ठीक है, एक्स्ट्रा एडमिन एंड सेलिंग और एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग, चलें ये भी हमने ले लिए। तो आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट में 27,000 और 18,000। चलें जनाब, ये तो आपके पास लेबर आ गया, एडमिन एंड सेलिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। जरा नीचे देखते हैं और कोई आइटम तो नहीं मिसिंग। आपको याद है कि जी ये भी तो गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड भी तो गिवन है। अच्छा जी, किसने मेरे से सवाल पूछा था कि फिक्स्ड ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आवर गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीमेंटल तो होगा ना। जाहिर सी बात है, जब हम अल्टरनेटिव 1 पर जाएंगे तो ज्यादा घंटे लगेंगे तो ज्यादा फिक्स्ड ओवरहेड होंगे। तो मुझे बात बताइए, आप जवाब समझ में आ गया क्या? फिक्स्ड ओवरहेड ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर हमारा रेलेवेंट कॉस्ट है या नहीं? नहीं होगा। वेरी गुड, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ज्यादा डायरेक्ट लेबर आवर्स होंगे तो ज्यादा ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी इंक्रीज किए। हमें तो फोकस करना है कि अगर आपकी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस अल्टरनेटिव, तो वो फिर हमारा रेलेवेंट है। एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो तो लाजमी होने ही होने हैं बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ सर्टेन ऑफर। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड ₹1 पर डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से। तो जरा मुझे बताइए डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं हमारे पास, वेरिएबल ओवरहेड हमारा रेलेवेंट हो जाएगा। हाँ जी, कितने हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके पास? 5000, 15,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। 5000 घंटे अनस्किल्ड लेबर काम करता है, 5000 सेमी स्किल्ड, 5000 हाईली स्किल्ड, ये तीनों डायरेक्ट लेबर है। ये तीनों डायरेक्ट लेबर है, तो सिर्फ उनकी स्किल्स के दौरान हमने बाइफिकेशन की हुई है, वरना टोटल हमारा लेबर कितने घंटे काम करेगा, 15,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज ₹1 पर आवर। इज दैट क्लियर? तो 15,000 रुपए के हिसाब से अब आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब आपने कैलकुलेट कर लेना है कि जी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है, और उनको आपने किससे माइनस कर देना है, पहले कॉलम में जो आपने सेल्स लिखी हुई थी, सेल्स रेवेन्यू। तो 2
29,000 रुपीज आपकी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। 2,29,000 रुपीज टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। तो जब आप इस पे देखते हो तो इस ऑप्शन, इस ऑल्टरनेटिव को फॉलो करने की वजह से आपको कितना नेट इनकम रिसीव हो रहा है, ये आपके पास रिसीव हो रहा है। नेट प्रॉफिट इज 41,000। इज दैट क्लियर, यस और नो? नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 41,000 रुपीज। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? तो हम जरा ये अपने ऊपर एनालिसिस में लिख ले साथ ही। ऑप्शन 1 जो था उससे हमें अर्न हो रहा था 21,000। अल्टरनेटिव 1 है यानी कि ऑप्शन 2 जो है उससे हमें अर्न हो रहा है 41,000। तो हमें ये नजर आ रहा है कि ऑप्शन 1 तो गया है ना, बस हम अल्टरनेटिव 2 से अपना कैलकुलेट कर लें कि हमें कितना अर्न होगा, तो हम अपना फाइनल एनालिसिस कर सकते हैं। 10:45 होने हम अल्टरनेटिव 2 कंटिन्यू करें, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है अगर कंप्लीट हो जाए अब, क्योंकि आप मुझे अल्टरनेटिव 2 में इतना समझाने की होपफुली जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज को, है ना। अल्टरनेटिव 2 आपके सामने के बनाए, 10 मिनट दे दूं? 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड तो बहुत आसान है, ठीक है। बाकी ये चीज आपकी सबके पास आई होप कि सॉफ्ट में मौजूद है, क्योंकि मैं एक स्क्रीन पे ला नहीं पा रही। तो अल्टरनेटिव 2 के लिए मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ। अनस खुद अटेम्प्ट करो बच्चे, खुद ट्राई करो। आप लोगों के पास फ्लो चार्ट अवेलेबल है, समरीज आपको हर चीज की अवेलेबल है, कौन सी चीज का कंसिडर करनी है, क्या सिनेरियो होगा तो क्या करेंगे। जल्दी से अल्टरनेटिव 2 अटेम्प्ट करें। 10:46 हो रहे हैं, 10:56 पे मैं खुद सॉल्व करना स्टार्ट करा दूंगी, जितना भी हो चुका होगा आप लोगों से, ठीक है। स्टार्ट कर लें।
जी जनाब, हो गया सॉल्व? 3 minutes आर लेफ्ट। Two minutes are left. जी एमन, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है ऑल्टरनेटिव 2 से? उस्मान, एमन, जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं बताते जाइएगा। 33,000, वेरी गुड। उस्मान का भी 33,000, जबरदस्त। हसनैन, मोहसिन, अब्दुल्ला, अनस, अनस बचे सॉल्व हो रहा है। हसन, जावेद, हसन महमूद, आसिफ, मिनाहिल, अहमद, शाहरुख, मुनीबा, सबीना, साइम, समरा, सना, सुंदस, उजैर एंड जेबा। किधर तक पहुंचे हैं? जरा टाइम को अपने काबू में रखें। 10 मिनट वर इनफ फॉर दिस पार्ट। 1-2 मिनट और चाहिए तो वो मैं दे सकती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लें तो अच्छा है। जी मोहसिन, हसनैन, अनस, सना, किधर है सब? सुंदस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ से आ गई? हाँ, क्या लेंगे, क्या करेंगे? हमें घर सिर्फ किस चीज का है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग। इधर आ जाए। क्या लिखवाया है आपको? सारे नोट्स गिवन है। मटेरियल सी के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मटेरियल सी जो है वो हम अवेलेबल एक्सटर्नली नहीं है, बट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अस, है ना? तो जहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं? मैंने क्या लिखवाया है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ जी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो आपने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेना है। ये बिल्कुल सेविंग्स हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, इस पहले सिनेरियो को समझे तो सही। हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम अपने EXWY को एक सब्स्टिट्यूट इसके तौर पे इस्तेमाल करें किसी और आइटम के लिए। ये रॉ मटेरियल अज्यूम कर लें इसको। ये सब असेंबली क्या है? ये रॉ मटेरियल है। तो हमारे पास जो अभी ऑब्सोलीट आइटम पड़ा हुआ है उसको हम एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और प्रोडक्शन में, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी आइटम को। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि अब सब असेंबली की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, है ना? क्योंकि उसकी जगह हमने थोड़ा EXWY इस्तेमाल कर लिया। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास यहाँ पर आ रही है ऑल्टरनेटिव 2 में आ रही है कॉस्ट सेविंग्स, है ना? जो कि सेविंग्स फ्रॉम सब असेंबली। ये सब असेंबली की जो सेविंग्स है ये हमारी इनकम होगी। कैसे करेंगे? इधर देखिए जरा। बिफोर यूजिंग EXWY, हाँ जी, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए। बिफोर यूजिंग EXWY आपको 1200 यूनिट्स इस मटेरियल का चाहिए होता था एट अ कॉस्ट ऑफ 900 पर यूनिट। ठीक है, तो हम क्वार्टरली ऐसी बातें देख लेते हैं। क्वार्टरली हमारे पास क्या हिसाब बनता है? तो 900 आपको रुपी पर यूनिट आपको पड़ा था और आपको 1200 यूनिट्स चाहिए होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती थी? वो पड़ती थी इतनी। ठीक है, जो कि कितनी बन रही है? 1080, है ना? अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? वो कहता है कि फिर आपकी रिक्वायरमेंट रह जाएगी 900 यूनिट्स की सिर्फ। ठीक है, 900 यूनिट्स की सिर्फ रिक्वायरमेंट रह जाएगी। पहले रिक्वायरमेंट थी 1200 यूनिट्स की। और लेकिन एक उसमें एक नेगेटिव बात क्या है कि अब उन 900 यूनिट्स की कॉस्ट पर यूनिट होगी 1050। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर, ये यानी कि इस्तेमाल जरूर होगा, ये मटेरियल इस्तेमाल होगा लेकिन कम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग हमारे पास कॉस्ट सेविंग हो रही है ना? हमारे पास्ट कॉस्ट सेविंग हो रही है। कितने की कॉस्ट सेविंग हो रही है? 1,25,000 की। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? कितने की आपके पास कॉस्ट सेविंग हो रही है?
पहले आपको कॉस्ट लग रही थी 1080 और अब आपको कॉस्ट लग रही है 9,45,000, यानी कि आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी 1,35,000। तो जो आपके पास कॉस्ट सेविंग होती है वो आपकी रेलेवेंट इनकम नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती है। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें तो हमें इन अदर वर्ड्स जो सब असेंबली जो मटीरियल है वो हमारे पास है 1,35,000 का, ठीक है, दिस इज आवर रेलेवेंट इनकम। फिर उसके बाद हमने क्या लेनी है? रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है ना। रेलेवेंट कॉस्ट में आते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट में वो ये कह रहा है कि अगर हम EXWY को इस्तेमाल करते हैं तो साथ में हमें मटीरियल सी इस्तेमाल करना जरूरत पड़ेगी 1000 यूनिट्स की, है ना। मटीरियल सी आप बाहर से कहीं नहीं खरीदते, उसको इंटरनली मैन्युफैक्चर करते हो। तो मुझे बात बताओ, ये जो आपने 18 रुपीज का फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है मटीरियल सी की इन्वेंट्री में, क्या हम फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब को कंसिडर करते हैं अपनी उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में, रेलेवेंट कॉस्टिंग में? नहीं। तो फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब को तो आपने एक्सक्लूड करना है ना। आपने ये कहना है रेलेवेंट कॉस्ट में हमारे पास क्या लेगा? मटीरियल सी को मैन्युफैक्चर करने की जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी? इज दैट क्लियर? 55 रुपीज उसने बता दिया कि टोटल कॉस्ट है ना। 55 में से हमने 18 को निकाल देना। इज दैट क्लियर? या तो ये कर ले या कर ले 18 + 13 + 6, इस तरह कर ले, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। 18 + 13 + 6, तो एक यूनिट, यानी कि अब अगर हम अल्टरनेटिव 2 में जाते हैं तो हमें मटीरियल सी के 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। तो हमें क्या लेना होता है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी होती है। तो ये आपके पास एक रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। इज दैट क्लियर? 1000 × 18 + 13 + 6, ठीक है, ये आपके पास एक रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद बाकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? अनस्किल्ड के लिए वही पैराग्राफ है, यही वाला हिसाब किताब सारा अनस्किल्ड में होगा। इज इट रॉन्ग? यू टेक 27, ठीक है जी, सही है। अब अनस्किल्ड के लिए, हाईली स्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए वही डिस्क्रिप्शन है, सारी वही चीजें हैं। तो हमें क्या दोबारा से तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। किधर गया ये रहा, ठीक है। तो दोबारा से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि अनस्किल्ड जो है वो आपका टेम्पररी है, टेम्पररी था ना, नहीं हाँ टेम्पररी था और सफिशिएंट है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ हायरिंग आ जाएगी 4000 आवर्स की आपके पास आ जाएगी अनस्किल्ड लेबर। 4000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट है उसका? अनस्किल्ड लेबर का 3 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो ये 3 के हिसाब से आपने पे कर देना है 12000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सेमी स्किल्ड की। सेमी स्किल्ड क्योंकि परमानेंट है और इसका सफिशिएंट कैपेसिटी अवेलेबल है, तो अगर हम अल्टरनेटिव 2 पे जाते हैं तो उसमें भी वो कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स हमें उसमें कोई कॉस्ट नहीं इनकर होगी। अगेन लेबर वाला फ्लो चार्ट अपने माइंड में लेकर आए, परमानेंट अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल है तो रेलेवेंट कॉस्ट 0 होती है। तो वही चीजें, ये जो आखिर के 2 पैराग्राफ्स हैं और वो आपके पास दोनों अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है हाईली स्किल्ड। अब हाईली स्किल्ड में भी वही हिसाब है कि हाईली स्किल्ड आपका शॉर्ट हुआ है, आपको उसको दूसरी जॉब से डिविएट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाईली स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, नॉट बीइंग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द शॉर्ट टर्म, द लेबर इज प्रेजेंटली एंगेज्ड। तो इसके अंदर भी वही वाला काम हम करेंगे। हाईली स्किल्ड का सेकंड अल्टरनेटिव में 4 घंटे रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी वर्किंग में सिर्फ इस चीज का फर्क आएगा, बाकी सब वही रहेगा 24/4, है ना। तो 11 रुपए फी घंटा हमारा रेलेवेंट कॉस्ट है हाईली स्किल्ड का, भले अल्टरनेटिव 1 हो भले अल्टरनेटिव 2 हो, ठीक है। तो हमने कर दिया 4000 into 11 44,000, दैट्स इट। मटीरियल सी हो गया, अनस्किल्ड हो गया। फिर इसके अलावा सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स है ना। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर अल्टरनेटिव 2 में कितने हैं? 4000 + 1000 + 4000, 9000 घंटे आपके कितने हैं? 9000 आवर्स आपका डायरेक्ट लेबर है। वेरिएबल ओवरहेड है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 1 रुपए के हिसाब से, तो 9000 आवर्स तो ये बन गए। तो टोटल आपके पास ये सेल नहीं है, ये कॉस्ट सेविंग है। ये जो आपने जो सब असेंबली के नाम का एक मटेरियल है, अब वो आपका हम खरीदेंगे, ये उसकी सेविंग आ गई ना, ठीक है। ये करने के बाद जब आपने इसको नेट ऑफ किया, आपकी ये रेलेवेंट इनकम है। रेलेवेंट इनकम से जब आपने, अगर आपकी कोई कॉस्ट सेव होती है तो आपकी इनकम कहलाती है ना बच्चे, अनस। तो सब असेंबली के नाम का एक कोई मटेरियल था, अब क्योंकि आप EXWY को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब वो सब असेंबली कम खरीदा जा रहा है, ठीक है। वो कम खरीदा जा रहा है, अब उसके 900 यूनिट खरीदे जा रहे हैं 1050 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों लेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूट कर दिया ना हमने। किसकी जगह थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट किया हमने? हमारे पास EXWY फारग था, ऑब्सोलीट पड़ा हुआ है, हमने उसको कहा कि चलो ठीक है हम इसको ना सब असेंबली के नाम का कोई मटेरियल है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके आगे प्रोडक्शन में कहीं लगा देते हैं, तो सब असेंबली अब कम खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आ रही ना। सोल्यूशन में क्या लिया? सोल्यूशन को भी आप छोड़े ना, ये देखें, मैं सोल्यूशन देख रही हूँ क्या? तो यहाँ पे मेरे पास नेट प्रॉफिट क्या है? मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 33,000 का। इज दैट क्लियर? ठीक है, 33,000 का मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट पे हमने जब एनालिसिस किया तो हम इसमें क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव 1 दैट इज टू कन्वर्ट EXWY into a specialized product ठीक है। तो हमारे पास क्या सिलेक्ट हो गया? अल्टरनेटिव 1 हमने सिलेक्ट कर दिया और हमने उसको बता भी दिया। जी जनाब, सोल्यूशन में क्या हुआ? जरा सोल्यूशन में देख लेते हैं कहाँ मसला आ रहा है। क्या मैम सेम नहीं है? अल्टरनेटिव 1 हो गया, इन्होंने 1,35,000 लिया है। मटेरियल EXWY अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्होंने अपॉर्चुनिटी इसको 21,000 को हर उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर किया ना भी करे तो खैर है, क्योंकि ये तो फिर दोनों ऑप्शंस में एज अ कॉस्ट शामिल होगी ना।
तो दोनों को अगर हम सेम ग्राउंड्स पे कोई कंपैरिजन, अब आपको पता है कि जी आपने अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 के दरमियान डिसाइड करना है और आपको पता है कि दोनों अल्टरनेटिव्स में 21,000 कॉमन है, तो उसको इग्नोर भी कर देंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जिसमें मटेरियल बी को हमने इग्नोर किया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, वही बात आ जाती है ना। आप अगर अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 के दरमियान आप डिसाइड कर रहे हो तो आपको पता है कि 21,000 की कॉस्ट अल्टरनेटिव 1 में भी है, 21,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अल्टरनेटिव 2 में भी है, ये डिस्पोजल इनकम फॉर गॉन है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम उसको डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलेवेंट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इग्नोर भी कर देंगे तो आंसर हमारा ठीक है, बिल्कुल सही है। फिगर पे डेफिनेटली फर्क पड़ा है, लेकिन आंसर हमारा वैसे ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, इग्नोरिंग 21,000 का जो डिस्पोजल वैल्यू हम नहीं लेके जा रहे उसको। क्लियर होगी बात, बस यही पॉइंट था, दैट्स इट, बाकी सारी चीजें वही हैं जी। अनस बच्चे क्लियर हुआ, क्लास वर्क नंबर 12 हम सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी से होम असाइनमेंट लिख लीजिए जी। बिल्कुल, होम असाइनमेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15। होम असाइनमेंट्स आर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी अनस बच्चे, क्या प्रॉब्लम अब भी आ रही है? आप अपने सामने जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, अपने सामने वो नोट्स लिखो, रखो, फ्लो चार्ट रखो, उसको यूज करके सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह आंसर आपको करना आसान हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास अभी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, अभी हमने डिसाइड नहीं की, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे नहीं तो फ्राइडे। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे ही होगी, ठीक है। अब अगर किसी को कोई और सवाल नहीं है, दे कैन लीव फॉर ऑडिट। किसी को कॉपी करना है तो मुझे बता दें। सोल्यूशन, अच्छा जी, क्लास वर्क नंबर 12 का मैं सोल्यूशन स्क्रॉल करने जा रही हूँ, स्टार्ट करना शुरू कर रही हूँ। चले जी, ले ले स्क्रीनशॉट। वैसे तो आपको ये कॉपी करना चाहिए बच्चे, ये स्क्रीनशॉट्स लेने का क्या तो क्या मुझे ये समझ आती, साथ साथ सॉल्व करते रहे। हाँ जी, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टेस्ट अनाउंस किया था नेक्स्ट वीकेंड, सैटरडे संडे, कमिंग वीकेंड जो है। अच्छा ठीक है, तो आपने, अच्छा बाकी हमने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, बाकी हमने होम असाइनमेंट डिस्कस किए थे, ये ऑल्टरनेटिव 2। चले डन, बात समझ भी आ गई जेबा? क्लास में लेट आने की वजह से कोई मिस आउट तो नहीं हुआ पॉइंट? होमवर्क है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15। जी, कल के होमवर्क से एक क्वेश्चन है, पूछें जनाब। अल्लाह हाफिज। कौन से क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3? क्लास वर्क 13 का पॉइंट नंबर 3। हाँ जी, ये वैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया था जी। जनाब पूछिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, ये रिपीटिशन हो रही है फिर।